सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का हल प्रश्न पत्र। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1। शैलकृत स्थापत्य भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। विवेचना कीजिए। उत्तर। मौर्य युग में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप कलाकृतियां चिरस्थायी हो गई। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक और उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविका के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ सर्व प्रसिद्ध हैं। दशरथ के समय बनी गुफाओं में लोमेश ऋषि नामक गुफा उल्लेखनीय है। शुंग काल में भी हम शैलकृत स्थापत्य का उल्लेखनीय विकास देखते हैं, जिसका दिग्दर्शन भरहुत, सांची तथा बेसनगर के स्थापत्य में देखा जा सकता है। शैलकृत स्थापत्य की जो परंपरा मौर्य काल में शुरू हुई थी, वो सातवाहन काल आते आते चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इस काल में पर्वत गुफाओं को काटकर चैत्य ग्रहों और विहारों का निर्माण किया गया। इस काल के शैलकृत स्थापत्यों के नमूने भाजा, पुणे महाराष्ट्र, कोंडाने, कोलाबा महाराष्ट्र, पीतलखोरा, खानदेश महाराष्ट्र, अजंता, औरंगाबाद महाराष्ट्र, वेडिसा गुफाएं महाराष्ट्र, नासिकी गुफाएं नासिक, कोलेरी पुणे महाराष्ट्र तथा कन्हेरी की गुफाओं मुंबई महाराष्ट्र में देखे जा सकते हैं। इसी समय पश्चिमी भारत के समान पूर्वी भारत में पर्वत गुफाओं को काटकर विहार बनवाए गए। इनमें उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुहा विहारों का उल्लेख किया जा सकता है। गुप्त काल में भी गुहा स्थापत्य का पर्याप्त विकास हुआ। विदिशा के पास उदयगिरी की कुछ गुफाओं के साथ साथ बौद्ध गुहा मंदिर इस काल में बनाए गए। इनमें अजंता तथा वाघ पहाड़ी में खोदी गई गुफाओं का उल्लेख किया जा सकता है। शैल स्थापत्य का चरम विकास दक्षिण भारत में देखा जा सकता है। राष्ट्रकूट, चालुक्य तथा पल्लव शासकों ने शैल स्थापत्य की नई शैलियां विकसित की। महेंद्र वर्मन शैली, मामल्य शैल तथा राजसिंह शैली के अंतर्गत बने शैल स्थापत्य आज भी अविस्मरणीय हैं। प्राचीन काल के ये शैलकृत स्थापत्य कलात्मक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हैं ही, साथ ही ऐतिहासिक उद्बोधन के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उपर्युक्त शैलकृत स्थापत्य यद्यपि प्राचीन काल के राजनीतिक इतिहास पर तो सीमित जानकारी देते हैं, लेकिन वर्णित काल के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। उक्त स्थापत्यों का विश्लेषण करने पर हमें विभिन्न राजवंशों के काल में उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक नीति तथा जनता की आध्यात्मिकता एवं धर्मनिष्ठा का पता चलता है। प्रश्न संख्या 2। भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है। विश्लेषण कीजिए। उत्तर। पाल शासकों का बौद्ध धर्म के विकास एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे समय में जब बौद्ध धर्म भारत में पतनोन्मुख था, तब पाल शासकों ने न केवल उसे संरक्षण दिया, बल्कि उसे जीवनदायिनी संजीवनी प्रदान की। पाल शासकों का मानना था कि किसी भी धर्म के पतन या ह्रास के लिए उसमें व्याप्त अंधविश्वासों, अनीतियों एवं अवांछनीयताओं के तत्व उत्तरदायी होते हैं तथा उनका उन्मूलन तर्कगामी शैक्षिक प्रणाली के माध्यम से ही हो सकता है। अपनी इसी सोच को मूर्त रूप देने और बौद्ध धर्म के कल्याणकारी कलेवर के अवतरण के लिए उन्होंने उदंतपुरी, गोपाल द्वारा तथा विक्रमशिला, धर्मपाल द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की। बौद्ध धर्म के संरक्षण एवं प्रसार में इन बौद्ध विश्वविद्यालयों का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। 2-1 नरेशों को छोड़कर सभी पाल नृपति बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को उस समय राज्याश्रय प्रदान किया जिस समय देश के अधिकांश क्षेत्रों में बौद्ध धर्म पतनोन्मुख था। पाल नरेशों ने अपने राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार का पूरा प्रयत्न किया, परंतु उनका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं था। बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अतीश नामक प्रसिद्ध दार्शनिक भिक्षु ने तिब्बत की यात्रा की। इसके अलावा देवपाल ने सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव को नालंदा के समीप एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी।
बौद्ध साहित्य के विकास में भी पालों का शासन अत्यंत महत्वपूर्ण था। लोकेश्वर शतक नामक काव्य की रचना बौद्ध कवि वज्रदत्त ने देवपाल के समय की। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के विकास की दृष्टि से पालों का शासनकाल अत्यंत महत्वपूर्ण था, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पालों के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म के उस विकृत रूप का विकास हुआ जिसने भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के लोप को अवश्यंभावी बना दिया। इसी काल में बौद्ध विहारों में वज्रयान और तांत्रिक अभिचार आदि के रूप में व्यभिचार तथा सुरासेवन आदि दुर्गुण प्रविष्ट हो गए। प्रश्न संख्या 3, लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, लॉर्ड कर्जन को भारत के सबसे प्रतिभाशाली किंतु सबसे विवादित गवर्नर जनरल के रूप में याद किया जाता है। यद्यपि उसने अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों को अमली जामा पहनाया, किंतु उसके विवादास्पद निर्णयों ने उसे राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य उत्प्रेरक एवं खलनायक बना दिया। कर्जन 1899 से 1905 के कार्यों में 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन, यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल को ल्हासा तिब्बत भेजना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1909, भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905, पुलिस आयोग 1902 का गठन, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902, मैकडोनल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904, सर मानकीपर के नेतृत्व में सिंचाई आयोग की स्थापना, रेलवे बोर्ड का गठन, पुलिस विभाग में सुधार हेतु फ्रेजर कमीशन तथा बंगाल विभाजन 1905 मुख्य थे। लेकिन कर्जन के विभिन्न प्रशासकीय कार्यों में जिस कार्य का राष्ट्रवादी आंदोलन पर सर्वाधिक दूरगामी प्रभाव पड़ा वो था 1905 में किया गया बंगाल विभाजन, जो भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया प्रच्छन्न प्रहार था। बंगाल विभाजन की घोषणा से ऐसा प्रबल राजनीतिक तूफान उठा जिसने विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों और राजनीतिक नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। बंगाल विभाजन के परिणामस्वरूप स्वदेशी आंदोलन का उद्भव हुआ। इस आंदोलन ने भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही पूर्णतः रूपांतरित कर दिया। पृष्ठ संख्या 103। स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसमें कम से कम बीज रूप में सही इतनी अधिक प्रवृत्तियां और शक्तियां विद्यमान थीं। 1947 और उसके बाद तक भारतीय जनजीवन को दूरगामी रूप से प्रभावित किया। यही केवल मात्र आंदोलन था जो एक दृष्टि से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा तथा 1911 के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। यह स्वदेशी आंदोलन ही था जिसने विचारधारा या सिद्धांत और भावनाओं की परिधि को तोड़कर राष्ट्रवाद को व्यवहारिक राजनीति की उच्च पीठ पर प्रतिष्ठित किया, जिसके द्वारा भारत का समग्र राष्ट्रीय जीवन आंदोलित हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्जन की प्रशासकीय नीतियों द्वारा भारतीयों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, उद्योगों, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य आदि में राष्ट्रवादी भावना का संचार हुआ। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के किसी अन्य चरण में इतनी राष्ट्रवादी जागृति देखने को नहीं मिली जितनी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। प्रश्न संख्या 4। परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए। उत्तर, परिप्रशांत महासागरीय मेखला या रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका महाद्वीप से लेकर पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड तक विस्तृत घोड़े की नाल के आकार का ऐसा क्षेत्र है जहां विवर्तनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं। ये क्षेत्र निरंतर होने वाली भूकंपीय घटनाओं एवं ज्वालामुखी उद्गार के लिए जाना जाता है। इस रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में 17,000 से अधिक द्वीप एवं द्वीप समूह शामिल हैं और इसमें लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं तथा कुल भूकंपीय घटनाओं में से 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। पिछले 11,700 सालों में हुए 25 सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के सहारे ही आए हैं, जो स्थलमंडलीय प्लेटों के संचलन और अभिसरण के परिणाम थे। इस क्षेत्र के
ज्वालामुखीय दृष्टि से सक्रिय होने का प्रमुख कारण इसका क्षेपण मंडल में स्थित होना है। ये एक ऐसा मंडल होता है जहां स्थल मंडलीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिसके कारण अधिक भार वाली प्लेट कम भार वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है और अधिक गहराई में जाने पर पिघलकर मैग्मा में बदल जाती है और यही मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में धरातल पर प्रकट होता है। प्लेटों के टकराने के कारण इस क्षेत्र में भूकंप भी आते हैं और भ्रंशों व वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ लगभग 450 ज्वालामुखी और विश्व के कुल 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्राकाटोआ इंडोनेशिया, माउंट फ्यूजी जापान और सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विश्व प्रमुख ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पोपोकैटेपिटल मैक्सिको रिंग ऑफ फायर में स्थित सबसे अधिक विनाशक ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मैरियाना ट्रेंच 35,827 फीट पश्चिमी प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्व में स्थित है। द्वीपीय देश जापान, जो विवर्तनिकी अर्थात टेक्टोनिक दृष्टि से पृथ्वी के सबसे सक्रिय स्थानों में से एक है, रिंग ऑफ फायर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर के सहारे महासागरीय खाइयां, वलित पर्वत और भूकंपीय कंपन पाए जाते हैं। इफुकू ज्वालामुखी के उत्तर पूर्व में शैंपेन छिद्र जल के अंदर स्थित एकमात्र ऐसा ज्ञात क्षेत्र है जहां तरल कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। प्रश्न संख्या 5, मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएं नहीं होती है। उदाहरण सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। उत्तर, मरुस्थलीय जमीन के अनुपजाऊ हो जाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्धनम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। सरल शब्दों में समझें तो मरुस्थलीकरण एक तरह से भूमिकर्षण का वो प्रकार है जब शुष्क भूमि क्षेत्र निरंतर बंजर होता जाता है और नम भूमि भी कम हो जाती है। साथ ही साथ वन्यजीव और वनस्पति भी खत्म होती जाती है। इसकी कई वजह होती है। इसमें जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियां प्रमुख हैं। ऐसे क्षेत्रों को रेगिस्तान भी कहा जाता है और दुनिया का 23% भौगोलिक क्षेत्र मरुस्थलीकरण की चपेट में आ चुका है। यदि हम मरुस्थलीकरण के विस्तारण की प्रक्रिया को देखें तो एक बात स्पष्ट है कि इसके फैलाव में जलवायविक सीमाएं नहीं होती। विश्व का मरुस्थलीकरण क्षेत्र बिखरा हुआ न होकर दो अलग अलग पट्टियों में विभाजित है। इसमें से एक पट्टी उत्तरी गोलार्ध में है और दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में। इनका विस्तार कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट तथा अधिकांशतः 200 से 300 उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। वर्तमान में समस्त विश्व के कुल क्षेत्रफल का 5वां भाग यानी 20% मरुस्थलीय भूमि के रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। थार के मरुस्थल में प्रतिवर्ष 13,000 एकड़ से अधिक भूमि की वृद्धि दर्ज की जा रही है। कुछ वर्षों बाद सहारा रेगिस्तान के क्षेत्रफल में भी एक ऐसी ही बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रेगिस्तान के फैलते दायरे के चलते आने वाले समय में अन्न की कमी हो सकती है। विदित है कि आज प्रति मिनट 23 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में तब्दील हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल खाद्यान्न उत्पादन में 2 करोड़ टन की कमी आ रही है। गहन खेती के कारण 1980 से अब तक धरती की 1/4 उपजाऊ भूमि नष्ट हो चुकी है। खाद्यान्न उत्पादन के अधीन नई भूमि लाना संभव नहीं होता है और जो भूमि बची है वो भी तेजी से क्षरित हो रही है। उदाहरण के लिए मध्य एशिया का गोबी मरुस्थल से उड़ी धूल उत्तर चीन से लेकर कोरिया तक के उपजाऊ मैदानों को खत्म कर रही है। प्रश्न संख्या 6, हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा? उत्तर, एक अध्ययन से पता चला है कि हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार शताब्दी की शुरुआत में उनके पिघलने की रफ्तार से 2 गुनी हो गई है। ये आंकड़ा वर्ष 1975 से वर्ष 2000 तक ग्लेशियरों के पिघलने की मात्रा का 2 गुना है। गंगा बेसिन के सभी हिमनद द्रव्यमान संतुलन के नकारात्मक आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर अत्यंत घातक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
हिमालय पर्वत श्रृंखला अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद दुनिया में बर्फ और हिम का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। 2000 किलोमीटर का विस्तार लिए और 600 बिलियन टन बर्फ के साथ हिमालय के ग्लेशियर लगभग 800 मिलियन लोगों के लिए सिंचाई, जल विद्युत और पीने के पानी के स्रोत हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 750 मिलियन से अधिक लोग हिमालय के ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों से पानी प्राप्त करते हैं। ये अमेरिका की आबादी के 2 गुना से अधिक है, जिसे केवल एक स्रोत से पानी मिलता है। हिमालय के पहाड़ों में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर इस क्षेत्र के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है और गंगा नदी का स्रोत है। ये नदी भारत और बांग्लादेश में मीठे पानी एवं बिजली का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। हिमनदों के तेजी से पिघलने से हिमालय की नदियां गंगा, गंगोत्री के साथ साथ पिंडारी, कफनी, खतलिंग, भागीरथ, खड़क, पोरिंग, शंकल्पा जैसी हिम नदियों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो हिमालयी राज्यों के अस्तित्व के लिए खतरे का संकेत है। इसके अलावा हिमनदों के पिघलने से हिमालय क्षेत्र में अस्थायी झीलें निर्मित होती जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2013 की केदारनाथ जैसी आपदा की पुनरावृत्ति हो सकती है। फरवरी 2021 में उत्तराखंड में चमोली जनपद में हिमनद के फटने से आई भीषण बाढ़ से एनटीपीसी की तपोवन, विष्णुगाड एवं ऋषिगंगा परियोजनाओं को भारी क्षति पहुंची। 150 से अधिक लोग हिमस्खलन और बाढ़ की चपेट में आकर मारे गए। चूंकि भारत की जलवायु एवं अर्थव्यवस्था के लिए हिमालय क्षेत्र के जल संसाधन एक नियामक के रूप में हैं, ऐसे में अगर हिमनद पिघलते हैं तो ये भारत के जल संसाधनों के वितरण में न केवल असमानता पैदा करेंगे, बल्कि अनेक जलवायविक एवं पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी। पृष्ठ संख्या 104। प्रश्न संख्या 7। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। उत्तर: लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क और कोककारी कोयले के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज और अग्निशय मृत्तिका आदि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये सभी कच्चे माल स्थूल अर्थात भार ह्रास वाले होते हैं। इसलिए लौह इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोतों के निकट होती है। भारत में लौह अयस्क मुख्यतः प्राचीन धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। देश में छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल को समाविष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है, जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छे गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला और अन्य संपूरकों से समृद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप इस देश में लौह इस्पात उद्योग प्रारंभ में स्थापित कर दिए गए। किंतु वर्तमान में महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में भी लौह इस्पात उद्योग का विकास तेजी से हो रहा है। यदि हम लौह इस्पात उद्योग की अवस्थापना एवं स्थिति का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि पूर्व में इनकी स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में हुई थी जहां सस्ता श्रम, कच्चे माल की प्राप्ति एवं प्रचुरता थी, यथा सिंहभूम, नोआ मुंडा, गोवा, जामदा, क्योंझार, बोनाई, मयूरभंज, दुर्ग, बस्तर, जमशेदपुर, हीरापुर, कुल्टी, मैसूर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो आदि। लेकिन कालांतर में लौह एवं इस्पात उद्योगों की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में भी हुई जहां से कच्चे माल की प्राप्ति की अवस्थिति आसपास न होकर काफी दूर थी, यथा महाराष्ट्र एवं गोवा। यदि उत्पादन की दृष्टि से हम विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ये प्रदेश देश में लौह इस्पात उत्पादन के अग्रगण्य राज्य बने हुए हैं। इन स्थानों पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना का मुख्य कारण तकनीकी विकास, परिवहन के तीव्रगामी साधनों का विकास, निकटवर्ती बाजारों की उपलब्धता तथा कुशल श्रम की उपलब्धता है। प्रश्न संख्या 8। बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। उत्तर: भारत सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से एक है। यहाँ की लगभग 121 करोड़ की आबादी 2011 में 1632 भाषाई समूहों के अलावा विभिन्न धर्मानुयायी हिंदू 80.5%, मुस्लिम 13.4%, ईसाई 2.3%, सिख 1.9%, बौद्ध
0.81% एवं जैन 0.4% निवास करते हैं। इसी कारण से भारत में सांस्कृतिक विविधता कठोर चुनौती प्रस्तुत करती है। ये सांस्कृतिक पहचानें न केवल बहुत प्रबल होती हैं, बल्कि तनावों को भी जन्म देती हैं और अक्सर बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट कर देती हैं। कभी कभी सांस्कृतिक अंतरों के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं जुड़ जाती हैं, तब स्थिति और जटिल हो जाती है। यदि हम भारतीय बहुसांस्कृतिक समाज में जातीय संरचना और उसके प्रभावों का मूल्यांकन करें तो ये अत्यंत जटिल अंतर संबंधों को निर्मित करता है। सामान्यतः सांस्कृतिक प्रभावों के अंतर्गत भाषाई, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहलू आते हैं, जबकि जातीय पहचान धार्मिक पहचान के अंतर्गत आती है। जाति व्यवस्था की नई नई पहचानों और इसके सहचारी रूपों पर यदि हम विचार करें तो ये वर्तमान में निम्नलिखित रूपों में देखी जा सकती है। भारतीय लोकतंत्र में जातिगत राजनीति के आकार ने जातीय पहचान व जातीय संगठनों को महत्वपूर्ण बना दिया है, जिससे जातीय व्यवस्था को नवीन शक्ति मिली है। अपमानजनक जातिगत अभ्यासों जैसे मंदिर प्रवेश से रोकना, सार्वजनिक स्थलों पर कतिपय जातियों के लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाना आदि से भी जाति व्यवस्था में नीची कही जाने वाली जातियों को संगठित होने के लिए उत्प्रेरित किया है। ये भी जाति व्यवस्था द्वारा अर्जित एक नई पहचान है। जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था ने भी जाति व्यवस्था के अंतर्गत जातीय पहचान को उपयोगी बना दिया है। सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में यदि जातीयता के साथ अंतर संबंधों पर विचार करें तो हम पाते हैं कि जातीयता धर्म विशेष की समस्या है तथा जिसका प्रभाव क्षेत्र विशेष में अधिक होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का उच्च जाति का एक लड़का यदि तमिलनाडु की एक दलित लड़की से विवाह कर लेता है तो हम दोनों को अपने अपने क्षेत्र में उतना विरोध नहीं झेलना होगा जितना यदि वे यही शादी अपने क्षेत्र में करते तब झेलना पड़ता। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण से भी इन दोनों के बीच के संबंधों को समझा जा सकता है। लेकिन यदि कुंभ में जातीयता का विश्लेषण करें तो यहाँ जातीयता की भावना एवं पहचान पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में जाति की प्रासंगिकता पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुई है, लेकिन इसकी भूमिका काफी हद तक कम हो गई है। प्रश्न संख्या 9। कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर। वर्ष 2020 में कोविड-19 का भारत पर प्रहार इतना क्रूर था कि इस बीमारी के परिणाम स्वरूप भारत ने आर्थिक विषमताएं तथा वर्ग विषमताएं अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। यदि हम देश के 2020-21 के आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करें तो वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में जीडीपी की विकास दर ऋणात्मक रही है, जो अर्थव्यवस्था में आने वाली विभीषिका का संकेत है। कोरोना के चलते बड़े पैमाने पर रोजगार समाप्त हुए हैं और नए रोजगारों को लेकर भी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है। जिन लोगों के सबसे अधिक रोजगार गए हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था का मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और दैनिक मजदूरी वाला वर्ग है। असल मायने में एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक खतरा इन तीनों वर्गों में व्याप्त है, जिसका प्रभाव हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। जारी आर्थिक मंदी ने इन तीनों ही वर्गों को कमजोर किया है। इस संकट का जो परिणाम अवश्यंभावी है वो ये कि वर्तमान मध्यम वर्ग भविष्य में निम्न मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग निम्न वर्ग में रूपांतरित हो जाएगा। इसके अलावा दैनिक मजदूरी करने वाली आबादी और कमजोर स्थिति में पहुंच गई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सिकुड़न आने से रोजगार के अवसरों में कमी आ गई है। कोविड-19 महामारी जनित लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों के ठप पड़ जाने, रोजगार छिन जाने, औपचारिक रोजगार के स्थान पर दैनिक मजदूरी पर काम करने की बाध्यता, उपभोग स्तर गिर जाने, प्रवासी श्रमिकों के शहरों से अपने घरों को वापस या प्रतिगामी पलायन से देश के लाखों ऐसे लोग नए सिरे से निर्धनता के मकड़जाल में फंस गए हैं जिन्हें निर्धनता रेखा से ऊपर लाया जा चुका है। पृष्ठ संख्या 105। प्रश्न संख्या 10। क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है?
तर्क दीजिए। उत्तर, क्षेत्रीयता की भावना में एक राज्य अथवा क्षेत्र के हितों को पूरा देश अथवा दूसरे क्षेत्रों या राज्यों के विरुद्ध प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है और ऐसे तथाकथित हितों के आधार पर संघर्ष को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। ये भाव तब पैदा होता है जब किसी क्षेत्र को ये अनुभव होता है कि उसके ऊपर सांस्कृतिक वर्चस्व या भेदभाव आरोपित करने की कोशिश की जा रही है। स्वतंत्रता के आरंभ से ही भारत में क्षेत्रीयता की भावना का उदय होने लगा था। प्रारंभ के दशकों में भाषा के आधार पर अलग प्रदेश या क्षेत्र की मांग की गई और इस प्रकार 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा तेलंगाना को इसमें सम्मिलित कर आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। 1960 में बम्बई और गुजरात के अलग अलग प्रदेश बनने के पीछे भी भाषाई भिन्नता को प्रमुख कारक माना गया। 1970-80 के दशक में उत्तर पूर्व के राज्यों में क्षेत्रवाद की भावना के उदय ने निर्जातीय व सांस्कृतिक विभेद ने प्रमुख भूमिका निभाई। इसी प्रकार वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तराखंड के गठन में जनजातीय एवं सांस्कृतिक कारक प्रमुख थे। लेकिन यहाँ ये तथ्य ध्यातव्य है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रादेशिकता की भावनाओं के मूल में असमान आर्थिक विकास प्रमुख कारण है। अपनी पृथक संस्कृति या भाषा के आधार पर क्षेत्रीयता का प्रादुर्भाव या नए राज्य की मांग के मूल में वस्तुतः सरकारी नौकरियों में अवसर तथा आर्थिक विकास ही था। क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ाने में धार्मिक, भाषाई, राजनीतिक, सांस्कृतिक, निर्जातीय इत्यादि कई कारक जिम्मेदार रहे हैं, लेकिन इन सब कारकों को असमान आर्थिक विकास द्वारा ही बल मिलता है। सांस्कृतिक मुखरता के चलते ही क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव बढ़ा है। इन राजनीतिक दलों ने क्षेत्र की पृथक सांस्कृतिक विरासत को विशिष्ट पहचान प्रदान की और राज्यों में सत्ता हासिल की है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा तेलंगाना जैसे नए राज्यों का गठन काफी बड़ी सीमा तक सांस्कृतिक मुखरता का ही परिणाम है। प्रश्न संख्या 11। भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विवेचना कीजिए। उत्तर, यदि हम प्राचीन काल से आधुनिक काल की भारतीय स्थापत्य कला का विश्लेषण करें तो एक तत्व तो निर्विवाद रूप से स्वयं सिद्ध है कि इनकी कलात्मक अभिव्यक्ति के केंद्र में भारतीय दर्शन एवं परंपरा है। वस्तुतः प्राचीन भारत में वास्तुकला का स्पष्ट स्वरूप हमें मौर्य काल में दिखाई देता है, क्योंकि अवशेषों एवं प्रमाणों के अभाव में साहित्यिक साक्ष्यों द्वारा मौर्यकाल से पूर्व के काल का आभास मात्र ही मिल पाता है। मौर्यकालीन कलावशेषों में स्थापत्य, पाषाण स्तंभ, स्तूप एवं चैत्य हैं। मौर्यकालीन इन स्थापत्यों की मुख्य प्रेरक तत्व बौद्ध धर्म एवं दर्शन है, जिसकी झलक इनकी स्थापत्य शैली एवं उन पर उकेरे कलाकृतियों पर आज भी देखी जा सकती है। इसी प्रकार शुंग काल के स्थापत्य ने भी प्रेरणा भारतीय दर्शन से ही ली। सांची के निकट बेसनगर का स्तंभ भी ब्राह्मण धर्म से प्रेरणा लिए हुए है। इसी प्रकार उदयगिरी और खंडगिरी के गुफा मंदिरों में जैन दार्शनिक तत्वों को भलीभांति देखा जा सकता है। सातवाहन एवं कुषाण काल के ध्वंसावशेषों का भी प्रमुख प्रेरक तत्व बौद्ध दर्शन ही था। गुप्तकालीन वास्तुकला में स्थापत्य का मुख्य प्रेरक तत्व ब्राह्मण का दर्शन था, जो आज भी गुप्तकालीन मंदिरों एवं ध्वंसावशेषों में देखा जा सकता है। दक्षिण भारत में पल्लवों, चालुक्यों, चोलों एवं राष्ट्रकूटों आदि राजवंशों के नेतृत्व में जिस स्थापत्य को आकार दिया गया, उसका आधार भी प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपरा ही थी। इसी प्रकार यदि हम मध्यकालीन स्मारकों पर दृष्टिपात करें तो एक तत्व तो स्पष्ट है कि भारत में मुस्लिम शासकों ने जिस स्थापत्य की शुरुआत कराई उसका ढांचा भले ही इस्लामिक हो, लेकिन उस पर भी प्रभाव भारतीय दर्शन और चिंतन का ही था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित स्थापत्यों से आरंभ हुआ और जिसका चरम अकबरकालीन स्थापत्य में दिखाई देता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से वर्तमान तक भारतीय स्मारक भारतीय दर्शन और परंपरा से ही प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। प्रश्न संख्या 12। मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत
उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर, मध्यकालीन भारत के बारे में जानने के बारे में मौलिक स्रोत फारसी साहित्यिक स्रोत है। इस काल की विभिन्न प्रकार की रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनके इतिहास की रचनाएं, शासकों की जीवनियां, प्रशासन संबंधी रचनाएं, साहित्यिक कृतियां व यात्रियों के वृत्तांत प्रमुख हैं। चूंकि प्राचीन भारत में क्रमबद्ध इतिहास लिखने की परंपरा विकसित नहीं थी तथा भारत में इसे लिखने की परंपरा तुर्कों और मुगलों ने आरंभ की और इसी के साथ इतिहास लेखन में आम जनजीवन प्रतिबिंबित होने लगा, जो पहले इतिहास लेखन में नदारद था, क्योंकि इससे पूर्व का इतिहास सिर्फ राज्य प्रशस्तियां ही प्रतिबिंबित होता है। तुर्की सुल्तान फारसी साहित्य में विशेष रुचि रखते थे तथा सल्तनत में अधिकांश साहित्यिक फारसी में ही लिखा गया। चूंकि इस काल में इतिहास लेखन की सुसंगठित धारा का विकास किया गया तथा इस धारा में आम लोगों के जीवन को भी समाविष्ट किया गया, परिणाम स्वरूप मध्यकालीन फारसी साहित्य में आम जनजीवन का चित्र वृहद रूप से उभरता है। सल्तनत कालीन फारसी साहित्यिक कृतियों में लुबाब अल अलबान, नूरुद्दीन मोहम्मद, खजाइन उल फुतू, तुगलक नामा, तारीफ अलाई, किरान उस सादेन, मितफा उल फुतू, आशिका सभी पुस्तकों के लेखक अमीर खुसरो, फुतू अस सलातीन, तबाकात नासिरी, मिन्हाज, तारीखे फिरोजशाही एवं फतवाए जहांदारी बरनी, तारीखे फिरोजशाही शम्स सिराज अफीक, तारीखे मुबा रक्षाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, फतुहात फिरोजशाही फिरोज तुगलक आदि प्रमुख थे। मुगल काल में भी फारसी आम बोलचाल एवं दरबारी भाषा थी। ऐसे में मुगलकालीन इतिहास स्रोतों में आम जनजीवन की झलक सल्तनत कालीन स्रोतों से अधिक स्पष्ट दिखती है। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में तारीखे रशीदी, मिर्जा हैदर दांगलात, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तज़किरात उल वाक़ियात, जौहर आफ्ताबची, तारीफ दौलत शेर शाही, हसन अली, तारीफ शेर शाही, अब्बास खां शेरवानी, वाक़ियात मुश्ताकी, रिज़्कुल्लाह मुश्ताकी, अलबसामा, अबुल फजल, तुजुक जहांगीर, जहांगीर की आत्मकथा, मुतखाब उल लुबाब, सफ़ी खां, नुस्खाए दिलजशा, भीमसेन आदि ग्रंथ मुगलकालीन सामान्य जीवन का जीवन वर्णन प्रस्तुत करते हैं। यह एक तथ्य ध्यातव्य है कि जहां एक और मध्यकालीन शासक यथा फिरोज तुगलक एवं जहांगीर ने अपनी आत्मकथाएं भी लिखीं, जिनमें उसके आम जनता के प्रति राजकीय दृष्टिकोण का प्रामाणिक तथ्य मिलता है, वहीं दूसरी ओर अमीर खुसरो जैसे लेखक भी थे, जो दरबार और आम जनजीवन के बीच की कड़ी थे एवं जिनका योजन उनके वृत्तांतों को अधिक प्रमाणित बनाता है। यदि कहा जाए कि फारसी साहित्यिक स्रोत मध्यकालीन भारत के युगबोध थे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पृष्ठ संख्या 106। प्रश्न संख्या 13। 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिए। उत्तर, राष्ट्रीय आंदोलन में 1920 का दशक बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस दशक में घटी घटनाओं ने एक तरीके से भारत की आजादी की पृष्ठभूमि तैयार की। 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना आंदोलन के पटल पर गांधी जी का उद्भव होना तथा राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार का व्यापक होना था। 1920 के दशक में वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अशांति का माहौल था। पूरा विश्व प्रथम विश्व युद्ध की समस्याओं से ग्रस्त था। क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित युवा इस अशांति का लाभ उठाकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की नीति पर भरोसा रखते थे। वैचारिक दृष्टि खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन के आपस में मिल जाने से हिंदुओं और मुसलमानों का एक मंच पर आना, महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह को सर्वव्यापी मान्यता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, श्रमिकों, कृषकों, महिलाओं का राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागी होना आदि 1920 के दशक की कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। 1920 के दशक में गांधी जी का आगमन राष्ट्रीय आंदोलन के पटल पर हुआ। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को मूल्य आधारित राजनीति में परिवर्तित कर दिया।
इसके तहत उन्होंने अहिंसक विचारधारा को अपनाया। यही वजह थी उन्हें भारतीय जनमानस में व्यापक स्वीकृति मिली। गांधी जी ने आंदोलन के महत्व को समझते हुए स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक सामाजिक स्वीकृति दिलाई, जिसमें रचनात्मक कार्यक्रम जैसे खादी, चरखा, आत्मनिर्भर शिक्षा आदि की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस दशक में आंदोलन का अभिजात्य एवं शहरी चरित्र की छवि टूट गई एवं यह निम्न वर्ग, किसान, मजदूर, जनजातीय आंदोलन, हरिजनोत्थान, महिला उद्धार आदि से जुड़ गया। इसके कारण अब स्वतंत्रता संघर्ष का चरित्र व्यापक एवं राष्ट्रीय हुआ। इसी दौर में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष वैश्विक संघर्ष से भी जुड़ा, जहां हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, स्टालिन हिंसा के माध्यम से अपना संघर्ष जारी रखे हुए थे। वहीं गांधीवादी आंदोलन जैसे अहिंसक आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को वैश्विक समर्थन दिलाया। विभिन्न विरोधी विचारधाराओं एवं वर्गों यथा राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट, बुर्जुआ, कामगार ने भी आपसी विचारधारात्मक संघर्ष को छोड़कर स्वतंत्रता को अपने सर्वोच्च लक्ष्य घोषित किया। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक, सुधारवादी दृष्टिकोण एवं विचारधारा ने खुद को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर इसके चरित्र को बहुमुखी बनाया। निष्कर्षतः 1920 के दशक के बाद के राष्ट्रीय आंदोलन ने खुद को आम भारतीय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी मोर्चे से जोड़कर अपने आधार को व्यापक बनाया। प्रश्न संख्या 14, नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर, हमारे देश में सतही जल की कुल मात्रा 690 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष है, लेकिन इसका केवल 65% पानी ही इस्तेमाल हो पाता है। शेष पानी बेकार बहकर समुद्र में चला जाता है, लेकिन इससे धरती और महासागरों तथा ताजे पानी और समुद्र का पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहता है। हालांकि पानी की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले स्थानिक और अस्थायी कारण भी हैं। इसकी वजह से भारत में सूखा और बाढ़ जैसे हालात साथ साथ चलते हैं। ऐसे देश के लिए जहां की आबादी के एक बड़े हिस्से को साफ पानी उपलब्ध नहीं है, ये स्थिति निश्चित ही चिंतनीय है। नदियों को आपस में जोड़ना नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का एक तरीका है। इस प्रक्रिया में अधिक पानी वाली नदी को कम पानी वाली नदियों से जोड़ा जाता है। परियोजना का पहला दायित्व सूखे का समाधान है। इस कारण सिंचाई की सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। इस क्रम में पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता जरूरतें और पनबिजली पैदा करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांधों को वांछित मात्रा में पानी उपलब्ध कराना है। सरकार का अनुमान है कि विभिन्न नदी घाटियों के बीच पानी के ट्रांसफर से राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के लगभग 25 लाख हेक्टेयर रकबे में सूखे के असर को कम करने में मदद मिलेगी। भारत की संभावित सकल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 84,000 मेगावाट है। अभी तक इस संभावित क्षमता के विरुद्ध लगभग 22,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता ही पैदा की जा सकी है। अनुमान है कि नदी जोड़ परियोजना के क्रियान्वयन से लगभग 34,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन संभव होगा। ये भी काबिले गौर है कि मानसून के मौसम में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के बेसिन में बाढ़ आ जाती है, जबकि पश्चिमी भारत और प्रायद्वीपीय बेसिनों में पानी की कमी हो जाती है। इन तमाम बेसिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखने, बाढ़ से बचने और खाद्यान्न बढ़ाने के लिए इंडियन वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने अंतर बेसिन जल स्थानांतरण को ही एकमात्र उपाय बताया था। किंतु नदी जोड़ो परियोजना के आलोचकों का कहना है कि ये परियोजना विसंगति युक्त जल विज्ञान और जल प्रबंधन की पुरानी समझ पर आधारित है, जिसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आलोचकों के इस विचार के निहितार्थ को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि जल प्रबंधन का कौन सा विचार है जिस पर परियोजना आधारित है। दरअसल नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को नहरों के एक नेटवर्क से जोड़ा जाए,
ताकि जल अधिशेष वाली नदियों के जल को इन नहरों के नेटवर्क से उन नदियों तक पहुंचा दिया जाए जिनमें जल का स्तर निम्न है। मुंबई और चेन्नई में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन से एक अलग तरह की तस्वीर पेश की है। वर्ष 1901 से 2000 तक के बीच के 103 वर्षों के अध्ययन से मौसम संबंधी डेटा का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने ये निष्कर्ष निकाला है कि पहले की तुलना में अब नदियों के जल अधिशेष में 10% से अधिक की कमी आई है। जहां तक पर्यावरणीय चिंताओं का सवाल है तो ये माना जाता है कि नदी जलापूर्ति का एक माध्यम मात्र है, चिंतित करने वाला है। दरअसल नदी एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें लाया जाने वाला बदलाव सभी वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करेगा। साथ ही नदियों द्वारा निर्मित उत्तर भारत का विशाल मैदान उपजाऊ बना रहे, इसके लिए नदियों से अत्यधिक छेड़छाड़ को उचित नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि कुछ हद तक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के बावजूद केन बेतवा परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व में संभावित अतिक्रमण को लेकर अटकी पड़ी है। पृष्ठ संख्या 107। प्रश्न संख्या 15। भारत में दशलक्षीय नगरों, जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज भी सम्मिलित हैं, में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए। स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए। उत्तर। भारत में शहरी बाढ़ का रुझान पिछले कई दशकों में काफी बढ़ा है। भारत के अधिकांश दशलक्षीय शहर बाढ़ के मैदानों या तटीय क्षेत्रों में अपनी अवस्थिति के कारण खतरनाक हो गए हैं। हाल के वर्षों में लगभग हर भारतीय महानगर जहां विकास की प्रक्रिया चल रही है, इनमें स्मार्ट सिटीज भी शामिल हैं, बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उदाहरणार्थ हैदराबाद अक्टूबर 2020 एवं 2000, पुणे अक्टूबर 2020, चेन्नई 2004, मुंबई 2005, सूरत 2006, कोलकाता 2007, जमशेदपुर 2008, दिल्ली 2009, चेन्नई 2015। भारत में शहरी बाढ़ के कारण। पहला, अत्यधिक स्थलीय बहाव, नदी के तट, बाढ़ के मैदान व नदी के निम्न स्थलों अर्थात रिवर बैंड का अतिक्रमण, भूजल को ग्रहण करने में आर्द्र भूमियों की बढ़ती अक्षमता आदि के रूप में भारत में शहरी बाढ़ के कुछ कारणों को समझा जा सकता है। दूसरा, नदी में ठोस अपशिष्ट डालना, नालियों की अनुपयुक्त व्यवस्था तथा भारी बरसात के पानी का खराब प्रबंधन आदि नागरिकों द्वारा उत्पन्न की गई स्थितियां शहरी बाढ़ के कारण हैं। तीसरा, भारी और गैर मौसमी बरसात जो कि हिमनद के पिघलने के कारण और भी बढ़ गई हैं। समुद्र तटीय शहरों व नगरों के आसपास समुद्र का बढ़ता जलस्तर व तूफानों के कारण उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें आदि जैसे जलवायु संबंधी कारण भी शहरी बाढ़ को प्रभावित करते हैं। चौथा, प्राकृतिक आर्द्र भूमियों का भी ह्रास इसका एक प्रमुख कारण रहा है। देश में शहरी बाढ़ के मुद्दे को समाधान के लिए संरचनात्मक और असंरचनात्मक उपायों को करने की आवश्यकता है। संरचनात्मक उपायों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना, विभिन्न प्रकार के कचरे के लिए अलग अलग पाइपलाइन, अतिरिक्त पानी के बहिर्भाव के लिए चैनल का विकास, उच्च क्षमता वाले पंपिंग स्टेशन की स्थापना, बाढ़ प्रूफिंग संरचना आदि शामिल है। गैर सांस्कृतिक उपायों में भूमि उपयोग और जमीनी योजनाओं के प्रावधान शामिल हैं। वर्षा जल संचयन सुविधाओं की स्थापना, उचित ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण और निपटान तंत्र, जल निकासी नेटवर्क, नहरों और पाइपलाइनों का बेहतर रखरखाव इत्यादि के नियमों को अनिवार्य करते हुए इसमें जोखिम की पहचान और मूल्यांकन भी शामिल है। प्रश्न संख्या 16। भारत के वन संसाधनों की स्थिति अर्थात स्टेटस एवं जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए। उत्तर। 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्तमान में देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल लगभग 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है।
यदि हालिया रिपोर्ट की तुलना वर्ष 2017 की रिपोर्ट से की जाए तो ज्ञात होता है कि इस दौरान देश में वनों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल में लगभग 3,976 वर्ग किलोमीटर यानी 0.56% की वृद्धि हुई है, जबकि वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में लगभग 1,212 वर्ग किलोमीटर यानी 1.29% की वृद्धि हुई है। हालांकि उक्त आंकड़ों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के मात्र एक पक्षी के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट का एक अन्य पक्ष बताता है कि बीते 2 वर्षों में 2,145 वर्ग किलोमीटर घने वन गैर वनों में परिवर्तित हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र लगभग 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, 21.67%। गौरतलब है कि बीते कई वर्षों से ये संख्या 21 से 25% के आसपास ही रही है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1/3 होना अनिवार्य है। ये दर्शाता है कि हम वर्ष 1988 में निर्मित राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप कार्य करने में असफल रहे हैं। वनों में जलवायु परिवर्तन को कम करने की महत्वपूर्ण क्षमता होती है। वनीकरण द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। पौधे एवं वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड में कमी लाते हैं। साथ ही मृदा भी पौधों और जीवों से निकलने वाले जैविक कार्बन को रोके रखती है। मृदा में कार्बन की मात्रा भूमि के उपयोग, खेती के प्रकारों, मृदा के पोषण तथा तापमान पर निर्भर करती है। हाल ही में एक अध्ययन में ये प्रदर्शित हुआ है कि यदि विश्व में 0.9 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्ष आच्छादित किए जाते हैं तो ये विश्व की 2/3 हरित गृह गैस के उत्सर्जन को कम करने में सक्षम है। इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के विश्व पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव को समाप्त या टाला जा सकता है, किंतु वैश्विक तथा राष्ट्रीय नीतियों में वनीकरण को प्रायः तरजीह नहीं दी जाती है। भारत के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को घटाने के लिए अनेक स्तरों, सामाजिक, सामुदायिक तथा सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत का वर्ष 2030 तक जीडीपी में हरित गृह गैस के उत्सर्जन की तीव्रता को 1/3 कम करना है तथा कुल बिजली उत्पादन का 40% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक भारत ने अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आच्छादन को बढ़ाकर 2.5 से 3 बिलियन टन के कार्बन सिंक के निर्माण का वादा भी किया है। कार्बन सिंक से तात्पर्य ऐसी क्षमता के निर्माण से है जिसके द्वारा पर्यावरण से उसी अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है। एफसीआई के अध्ययन में इंगित किया गया है कि यदि ऐसे वन जिनकी सघनता में कमी आई है कि सघनता को वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 3.39 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक का निर्माण किया जा सकता है, जिसकी लागत लगभग ₹2.46 करोड़ होगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने तथा इसको दूर करने के लिए वन सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत करते हैं। लगभग 2.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को जीवाश्म ईंधन द्वारा निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का 1/3 है को प्रत्येक वर्ष वनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वनाच्छादन में वृद्धि करना तथा उसे बनाए रखना जलवायु परिवर्तन के समाधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पृष्ठ संख्या 108। प्रश्न संख्या 17। भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर। ऊर्जा के संदर्भ में पिछली सदी हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोलियम उत्पादों की रही, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। इस दौरान दुनिया ने द्रुत गति से प्रगति की है, पर इस प्रगति की एक बहुत बड़ी कीमत प्रदूषण एवं पर्यावरणीय अपकर्षण के रूप में चुकानी पड़ी है। पेट्रोलियम क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विषमता का एक नया संसार भी गढ़ा है। इसने पेट्रोलियम संसाधनों से संपन्न देशों को धनवान बनाया, तो दूसरी ओर इनसे विपन्न देशों को उन देशों पर निर्भर बना दिया।
इसने उन विपन्न देशों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ा दिया। अब ये परिदृश्य बदलता दिख रहा है। भारत सरकार सौर ऊर्जा के विकास को निरंतर आगे बढ़ाने में जुटी है। सौर ऊर्जा रूपी गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन न केवल स्वच्छ है, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से भी निर्णायक रूप से महत्वपूर्ण है। सूर्य की रोशनी ही सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इस दृष्टि से भारत भाग्यशाली है। यहाँ वर्ष के औसतन 300 दिन सूर्य की रोशनी में नहाए होते हैं। इस पैमाने पर भारत विश्व के ध्रुवीय देशों, विषुवत रेखीय और उन अन्य भौगोलिक प्रदेशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जहां सूर्य की रोशनी इतनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत के भौगोलिक भाग पर 5000 लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। वहीं 1 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए करीब 3 हेक्टेयर